जय श्री राम, जय श्री महाकाल। केन्स टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो ओनली मेंबर्स वाले ग्रुप में डाल चुका हूँ, जहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजीज़ के बिज़नेस के बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी है और काफ़ी डिटेल में उधर बात करी है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल ओनली मेंबर्स का, और वहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर डिटेल एनालिसिस में डालता ही रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। प्लस उसके अलावा एक खास खबर का सेगमेंट भी है, जो कि हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग उसमें कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट खबर मार्केट के लिए होती है लेवल वाइज, निफ्टी के लेवल वाइज, तो वो भी उसमें हम लोग डालते हैं। बट ये वीडियो फिर किस चीज़ के ऊपर है? पहली चीज़ तो इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिएगा, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए। और दूसरी चीज़, ये वीडियो एक प्योरली सेटअप बताएगा आपको कि एग्जैक्टली केन्स टेक्नोलॉजीज़ में चल क्या रहा है और हमें किस तरह से केन्स टेक्नोलॉजीज़ को देखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ। पहले ये हुआ था, मोतीलाल ओसवाल की दो सेगमेंट्स हैं। जो मोतीलाल ओसवाल की जो म्यूचुअल फंड है उसके दो सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट बोलता है कि बाइंग रिकमेंडेशन है केन्स के ऊपर, केन्स लंबे समय तक आपको बाय करके रखना चाहिए। दूसरा सेगमेंट ने हाथों हाथ ही क्या किया, उसका एक अच्छा खासा स्टेक बेच दिया। मतलब आप खुद सोचो, एक सेगमेंट अगर बोल रहा है कि खरीदो, तो किसको बोल रहा है? वो जनरल पब्लिक को बोल रहा है, और दूसरा सेगमेंट उन्हीं का बेच रहा है। तो ये मैनिपुलेशन हो गया, और बहुत खतरनाक मैनिपुलेशन हो गया। मोतीलाल ओसवाल का कहना था कि भाई एक जगह हमारा शॉर्ट का बिजनेस है, एक जगह हमारा लॉन्ग का बिजनेस है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उन्होंने अपने अपने लेवल पर ही अपना रिसर्च रिपोर्ट दिया है। बट एट दी एंड, क्योंकि अम्ब्रेला एक है, क्योंकि जो मेन कंपनी वो एक है, तो डाउट आएगा कि नहीं? ये तो सिंपल सी बात है। ये कंट्रोवर्सी के बाद में सबको लगा कि केन्स टेक्नोलॉजीज़ में कहीं ना कहीं जाके मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, और मैनिपुलेशन अच्छी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप मैनिपुलेट करते हो तो पता है सबको कि फंसता कौन है? जनरल पब्लिक, हम जैसे लोग ज़्यादा फंसते हैं। तो इस चक्कर में लोगों ने उसको पहले नेगेटिव लिया। फिर कुछ दिन तक कंपनी के बारे में और पॉजिटिविटी दिखने जैसे ही चालू होने वाली थी, एक और बॉम्ब फूट गया। बट ये जो दूसरा बॉम्ब फूटा ना, उसके पहले अपन चलते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजीज मार्केट में इतना इतना प्रेवलेंट हो क्यों रहा है, मतलब इतनी बातचीत क्यों हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है सेमीकॉन इंडिया। सेमीकॉन इंडिया की जो मीटिंग हुई थी, जिसमें सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है, और प्लस हमारी कंट्री में चाहती है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है, हमारे प्रधानमंत्री साहब चाहते हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स का जो इकोसिस्टम है वो एक अगले लेवल तक जाए। और उसको अगले लेवल तक ले जाने के लिए सीजी पावर एक कंपनी है, और उसके अलावा केन्स टेक्नोलॉजीज़ का नाम तो उन्होंने खुद ही स्टेज से आके लिया था। अब जनरल पब्लिक के दिमाग में क्या आएगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं कि केन्स टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां सेमीकॉन को अगले लेवल तक लेके जाएंगी, मतलब इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। मिले भी हैं। बट फिर जाके कहीं ना कहीं पता पड़ रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर ये दूसरा बॉम्ब क्या फूटा? अब दूसरा बॉम्ब फूटा है कोटक का जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटी है, उधर से। कोटक की इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली, और उन्होंने कहा है कि भाई केन्स टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे हैं। अब अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यूज चल रहे तो आपको याद होगा, एक बॉडी थी हिंडनबर्ग करके। उस हिंडनबर्ग ने कितनी हालत ख़राब करी है अदानी साहब की, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शेयर होल्डर्स की तो हालत ज़्यादा ख़राब हुई। तो इस चक्कर में अकाउंटिंग फ्रॉड्स और अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स के चक्कर में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने एक रिसर्च रिपोर्ट दी। वो रिसर्च रिपोर्ट क्या है, मैं भी आपको उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। बट उसके पहले एक चीज़ हुई है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल बायर ने क्या किया है कि ये जितनी भी थी इक्विटीज़ ने क्या किया है कि जितनी भी ये रिपोर्ट के पॉइंट्स थे ना, उन्होंने अपने क्लाइंट्स को दिए, जनरल पब्लिक के फोरम में नहीं है। तो एक और शक का हमारा एक होता है ना, एक और शक क्रिएट हो रहा है कि यार ऐसे कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, और फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो चलो अब एक बार समझते हैं कि इन्होंने रिपोर्ट में एग्जैक्टली लिखा क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा है कि केन्स टेक्नोलॉजीज ने अपना प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया है और लाइबिलिटीज़ कम कराई हैं। तो क्या ये सही है? प्रॉफिट्स आपने ज़्यादा दिखा दिए, आपने लाइबिलिटीज़ कम कराई, मतलब आप बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कराने की बात कर रहे हो। बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशंस अच्छे होंगे, वैल्यूएशंस अच्छे होंगे तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट बनेगा। सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है, कि अगर इंडिया ने सेमीकंडक्टर्स में अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया तो क्या इसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा अगर सपोज बैलेंस शीट सुधरेगी? ऑब्वियसली ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, हर कोई चाहता है कि उनके प्रॉफिट ज़्यादा दिखें, लाइबिलिटीज़ कम दिखे, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग दिखे, तो उनकी गुडविल भी बने। तो उस सेगमेंट के चक्कर में उन्होंने एक तो ये बोला है कि इन्होंने मैनिपुलेशंस किए हैं। ठीक है भाई। अब क्योंकि सेमीकॉन इंडिया के फोरम में भी केन्स टेक्नोलॉजीज़ का बहुत अच्छा नाम चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली लाइमलाइट में तो है।
दूसरा इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या किया था, एक सब्सिडरी खरीदी थी जिसमें इनको लॉस भी हुआ था, एक कोई इन्वेस्टमेंट किया था उसमें इनको अच्छा खासा लॉस हुआ, तो लॉस इनको बैलेंस शीट में दिखा देना चाहिए था ना। इन्होंने क्या किया, उस लॉस को इंटेंजिबल असेट के नाम से शो किया, और इंटेंजिबल असेट के नाम पे शो करके अब क्या होता है ना, इंटेंजिबल असेट को अगर आपने शो कर दिया तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, जिसको इंटेंजिबल में हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ, इंटेंजिबल असेट वो असेट है जो आपको दिखता नहीं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ये सब हो गया। तो लॉस को भी ये लोग क्या करते हैं, इंटेंजिबल असेट में कई कई बार शिफ्ट कर देते हैं। अब लॉस हुआ फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को 10 करोड़ का, अब 10 करोड़ का लॉस हुआ तो आप सीधा सीधा 10 करोड़ P&L से माइनस कर दोगे तो कंपनी का 10 करोड़ से प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं, 10 करोड़ को बैलेंस शीट में दिखाते हैं और बोलते हैं कि यार ये जो 10 करोड़ का लॉस था ना, वो 1 साल का नहीं था, वो 10 साल का था, तो इसको हर साल हम क्या करेंगे, 1-1 करोड़ करके कम करते चलेंगे। अब पहला कायदा क्या बोलता है कि 10 करोड़ को सीधा सीधा लॉस में शो करो, मतलब प्रॉफिट में से माइनस करो, तो 10 करोड़ से आपका प्रॉफिट कम हो या लॉस में आ गई कंपनी। अब बोला नहीं, हम क्या करेंगे, 10 साल तक इसके 1-1 करोड़ को माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट तो बना हुआ रहा ना, बैलेंस शीट में प्रॉफिट बना हुआ रहा। ये चीज़ केन्स टेक्नोलॉजीज ने भी इसका आंसर दिया है कि हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो उसको इंटेंजिबल में शो किया है, तो हमने किसी भी तरह का गड़बड़ियाँ नहीं करी। ठीक है भाई, अब आप खुद सोचो ये गड़बड़ी लग रही है नहीं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये थी कि कोटक का कहना है कि इनके पास कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ थी जो इन्होंने बराबर डिस्क्लोज नहीं करी। अब पहले समझो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखती है, फिगर्स में नहीं दिखती है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ आपको कैसे दिखेगी, बैलेंस शीट बनने के बाद एक नोट आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है, अब केस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने, जिसने केस लगाया है कंपनी के ऊपर, उसने बोला है कि हम कंपनी से 50 करोड़ रुपए वसूलेंगे। अब इसके दो ही मायने होते हैं, या कंपनी केस जीत जाएगी, उनको 50 करोड़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कंपनी केस हार जाएगी, उसको 50 करोड़ देनी पड़ेगी। तो क्या लायबिलिटी फिक्स हो गई, क्या नहीं हुई। बट क्या ये केस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या लायबिलिटी ये पे करनी है, क्या अभी तक कोई भरोसा नहीं है, करना है कि नहीं करना है वो भी नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको बैलेंस शीट के कहीं नीचे लिखते हो, नोट में लिखते हो कि हाँ कंपनी का एक केस चल रहा है जहाँ पे सामने वाले ने 50 करोड़ रुपए मांगने की कोशिश करी। अब कोटक का कहना है कि इनके पास में इस तरह की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी जो इन्होंने नहीं बताई है, और कई कई जगह जो बताई है वो गलत बताई है। तो ये भी एक गड़बड़ है। आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में मत दिखाओ, बट उसका दिखाओ तो सही, कंपनी के अगेंस्ट कुछ केस चल रहा है तो वो सब डिटेल तो देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, कोटक का कहना है कि इन्होंने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए ना, ये बहुत मज़ेदार आंसर है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, कोटक ने बोला है कि इन्होंने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए जो इनको दिखाने चाहिए थे बैलेंस शीट में, और उसको अलग तरह से दिखाते हैं। क्या होता है, जब आप एनुअल रिपोर्ट बनाते हो ना, कंपनी की मेन रिपोर्ट आती है, तो उसमें कंपनी के रिलेटेड पार्टीज जो भी होंगी, कंपनी की सब्सिडरी हो गई, डायरेक्टर के रिलेटिव्स हो गए, इन सब की डिटेल का एक अलग से शेड्यूल बनता है, जहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ रिलेटिव्स इन लोगों ने क्या ट्रांजैक्शन किया। इसके अलावा कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, कंपनी जिसकी सब्सिडरी है उनके साथ में क्या ट्रांजैक्शन किया। तो सारी डिटेल एक को रिलेटेड पार्टी को दिखाना चाहिए। अब इस पर केन्स टेक्नोलॉजीज का कहना है हम भूल गए, हमको डालनी थी ये इन्फॉर्मेशन बट हम भूल गए, तो भूल गए तो हम अगली बार में हम कर देंगे। अबे कैसे भूल गए यार, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर आप भूल जाओगे तो आप शेयर होल्डर्स को क्या दिखाना चाह रहे हो, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या दिखाना चाह रहे हो। तो इफेक्टिवली ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। इसके अलावा एक और पॉइंट आया, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का एक और चीज़ का कहना है कि इन्होंने बोरोइंग कॉस्ट, लोन जो लिया है उसको सब मिला मुलो के 17.7% से किया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बोरोइंग कॉस्ट 17.7% बहुत ज़्यादा हो गई। बोरिंग का मतलब ब्याज पे जो पैसा उठाया है। अब इसके लिए उन्होंने अपना एक अलग ही लॉजिक दिया है कि इसमें आप 2-3 चीज़ों का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, उसके कारण आपका 17.7% आ रहा है, जबकि वो 17.7% है नहीं। अब देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी धुआं उठा है वहाँ पे आग तो लगी है, चिंगारी तो लगी है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उस आग में या चिंगारी में रिस्क लेनी है या नहीं। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछोगे ना, मैं पहले इन्वेस्टेड था ना, मैं अभी इन्वेस्टेड हूँ। मैं बीच में इनफैक्ट सोच रहा था, जब सेमीकॉन की बात हुई थी ना, मैं सोच रहा था इन्वेस्ट करने का, मैंने वीडियो में बताया भी, बट मैंने लिया नहीं था बिकॉज मेरे को ऐसा लगा था मार्केट अभी काफ़ी ऊपर है, तो अगर करेक्शन आता है तो मैं ऐड करूँगा। एज ऑफ नाउ मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो इसका अगला जो सपोर्ट है वो है 3700। अगर 3700 से पलटा तो पलटा, अदरवाइज थोड़ा और पेन आपको दिख सकता है।
खतरों के खिलाड़ी हो तो इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो, कम रिस्क लेना पसंद करते हो तो कोई सेंस नहीं बनता, और अगर ऐसी इच्छा है कि थोड़ा सा रिस्क ले लूँ तो फिर स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट फिर भी आपको एक क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। इतना डिटेल में अगर सीखना है तो कोर्स है मेरा द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसके ऊपर आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर कॉल करिए, अपने आप को रजिस्टर कराइए। लाइव क्लासेस होती है जिसमें मैं खुद पढ़ाता हूँ, सैटरडे संडे की क्लासेस होती हैं। जिन लोगों ने नहीं अटेंड कर पाए लेक्चर उनको रिकॉर्डिंग में मिल जाती है, तो एकदम क्रिस्प काम है, लोड लेने वाली बात नहीं है। और अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको ले आओ और सब्सक्रिप्शन पे आ जाओ, राइट। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके ये भी बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।